अगर हम थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करें तो वो तो था हमारे पास अकेला, जिसमें आपने बात कर दी कि टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम रिमेन्स सेम। आपने बात कर दी थर्मल इक्विलिब्रियम की। तो इक्विलिब्रियम क्या आपके पास केवल थर्मल ही है? नहीं जी, मैकेनिकल भी है, केमिकल भी है। अगर हाँ कोई प्रोसेस इन तीनों इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करे तो वो कैसी प्रोसेस कहलाती है? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहलाती है। हाँ, हो सकता है हमारी प्रोसेस मैकेनिकल इक्विलिब्रियम से निकल रही हो सकता है हमारी प्रोसेस थर्मल चेंजेस से निकल रही हो सकता है केमिकल चेंजेस से निकल रही हो, लेकिन हाँ वो केमिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम या थर्मल इक्विलिब्रियम को क्या करनी चाहिए? सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है ना? अब आपने क्या कहा कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के पास 3 इक्विलिब्रियम स्टेट्स हैं। वो तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम स्टेट्स क्या क्या हैं? एक है थर्मल इक्विलिब्रियम, एक है आपके पास थर्मल इक्विलिब्रियम जिसमें आप कहते हो कि टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम रिमेन्स सेम। यानी कि आपने क्या कहा इसको कि टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम रिमेन्स सेम। दूसरा आपने बताया कि सर दूसरा हमारे पास है मैकेनिकल सिस्टम, या आप वहां पे इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की मैं बात करता हूं तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि यहां पे कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होनी चाहिए। कोई अनबैलेंस्ड फोर्स कैसे हो सकती है? जैसे कि मान लो मैं किसी सरफेस पे जा रहा हूं, ठीक है, किसी भी सरफेस पे, तो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या हो सकती है वहां पे? बिना काम की जो आ जाए, जैसे कि मान लो एयर रेजिस्टेंस आ जाए, तो वो बिना काम की फोर्स है। मतलब आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसको कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अफेक्ट ना कर पाए। यानी कि देयर शुड बी नो अनबैलेंस्ड फोर्स, देयर शुड बी नो अनबैलेंस्ड फोर्स, नो अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है ना? कोई अनबैलेंस्ड फोर्स वहां पे नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? कोई अनबैलेंस्ड फोर्स आपके पास नहीं होना चाहिए। और तीसरी की हम बात करते हैं, तीसरा और लास्ट वन की हम बात करते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हम यहां पे बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की। तो देयर शुड बी नो एक्स्ट्रा केमिकल रिएक्शन, देयर शुड बी नो एक्स्ट्रा केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना? कोई एक्स्ट्रा केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए अपने आप से। पता है बेटा अपने आप से केमिकल रिएक्शन कैसे हो जाती है? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे हमने घर में दूध रखा है और वो दूध है ना अपने आप फट जाता है, तो वो अनवांटेड है ना, हम नहीं चाहते थे कि दूध फटे, बिना काम की केमिकल रिएक्शन वहां पे हो गई, बिना काम की रिएक्शन हो गई, मान लो केमिकल नहीं बोल सकते हम उसको, बिना काम की रिएक्शन हो गई। तो इस तरह की बिना काम की, बिना बुलाए कोई बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको आप क्या बोलेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम। और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में हमने क्या कहा कि अगर कोई प्रोसेस, ठीक है, इनमें से किसी भी स्टेट में से पास करती है, चाहे थर्मल में, चाहे मैकेनिकल में, चाहे केमिकल में, और वो इन इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाती है, देन प्रोसेस इज सेड टू बी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो हम उसको क्या बोलेंगे? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलेंगे। स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे, जिस आर्टिकल का नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहां तक तो बात बहुत ही नॉर्मल थी, जिसको हमने पढ़ा बहुत ही नॉर्मल तरीके से हमने इसको स्टडी कर लिया, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे यहाँ पे। ठीक है, और हमने आराम से इनको पढ़ लिया। ठीक है, आप देखो भाई बच्चा, नेक्स्ट मेरे पास क्या है? देखो भाई, नेक्स्ट मेरे पास है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल ऑफ दिस यूनिट। ठीक है, इस यूनिट का सबसे बेहतरीन आर्टिकल है बच्चा पार्टी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके साथ जब आप डील करोगे तो आपको सच में पढ़ के कॉन्सेप्ट मजा आ जाना।
ठीक है, आप कहोगे कि सर जी वाह, बड़ा बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखो बच्चा पार्टी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमारे पास कॉन्सेप्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, देखिए बच्चा पार्टी क्या कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहली जो स्टेटमेंट आई थी, ठीक है, वो रूमफोर्ड और डॉक्टर जूल ने इकट्ठे मिलके एक कॉन्सेप्ट दिया था, जिस कॉन्सेप्ट में कहा गया कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख लें, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो जितनी हीट हम सिस्टम को सप्लाई करेंगे वो सारी की सारी हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। मेरी बात को दोबारा ध्यान से सुनना बच्चा, कि जूल और रूमफोर्ड, ठीक है ना, जूल का ही कॉन्सेप्ट आता है, वैसे इसको जूल्स कॉन्सेप्ट ही बोलते हैं। जूल ने ये कहा, क्या कहा, कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखें, टेम्परेचर को चेंज ना होने दें, और इन दैट सिचुएशन वी आर सप्लाइंग सम हीट टू द सिस्टम एंड दैट हीट will be converted completely in the work, और वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है ना, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम कह रहे हैं कि जितना हीट हमने सप्लाई किया सिस्टम को वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो गया, वर्क में कन्वर्ट हो गया। इसका वाइस वर्सा उल्टी भी बात आप पढ़ सकते हो कि वर्क डन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। मेरी बात क्लियर है कि आप का जो वर्क डन होगा, जो सिस्टम जितना वर्क करेगा ना, that will be directly dependent on the heat supplied. That is, we have to introduce some constant here. तो W is equal to J into Q. अब जूल जी महाराज ये बात बता रहे थे, तो उन्होंने अपने नाम का कांस्टेंट तो रखना ही था, तो J को हमने क्या कहा, जूल्स कांस्टेंट कहा। ठीक है ना, J को हमने कहा जी जूल्स कांस्टेंट, जूल्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू भी देखो बच्चा पार्टी, J इज इक्वल टू क्या आता है, वर्क अपॉन क्या, हीट। हीट की यूनिट क्या होती है, प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है, कैलोरी। वर्क की क्या होती है, जूल। तो जूल पर कैलोरी इसकी यूनिट बननी चाहिए। वैसे J डायमेंशनलेस होगा ऑफ कोर्स, ठीक है ना, लेकिन इसकी यूनिट क्या बन रही है, उसकी वैल्यू क्या है जूल्स कांस्टेंट की, उसकी वैल्यू है 4.186, बड़ी फेमस वैल्यू है ये। और ऊपर है वर्क, वर्क का जूल, और नीचे है कैलोरी, तो कैलोरी की पावर कितना, -1, कैलोरी -1, तो जूल पर कैलोरी। दिस इज अबाउट जूल्स कांस्टेंट। यानी कि आपके पास W इज इक्वल टू J इंटू Q आया जब जूल ने अपना कॉन्सेप्ट आपको बताया। ओके, ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि जी W और Q डायरेक्टली एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, और कहता हूं कि जितना वर्क हुआ उतना हीट आपने सप्लाई किया, जितना हीट आपने सप्लाई किया उतना ही वर्क हुआ, यानी कि अगर मैं मान लूं कि इफ J इज इक्वल टू 1, अगर मैं मान लूं ना, तो W किसके इक्वल हो जाता है, Q के इक्वल हो जाता है। ठीक है, यानी कि जितना आप हीट सप्लाई कर रहे हैं वो कंप्लीटली कन्वर्ट होता है किसमें, वर्क में। बट इस बात को अगर प्रैक्टिकली सोच के देखा जाए तो क्या ये पॉसिबल है भाई? अपने अपने स्कूटर चलाते होते ना, आपने देखा होगा, ठीक है, गाड़ियां वाड़ियां भी चलाते हैं, हमारे में से भी बहुत सारे बच्चे बैठे हैं यहाँ पे ग्रुप में, ऐसे बच्चे जिनको स्कूटी वूटी चलानी आती है। तो आप क्या कहते हो कि जितनी हीट वहां इंड्यूस होती है वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हो जाती है, सारी की सारी टायर को रोटेट करने में लग जाती है? नहीं, मैं कहता हूं 20% भी नहीं होगा उसका। जितनी हीट इंड्यूस होती है उसका 80% क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। मैं कहता हूं 80% वेस्ट हो जाता है, 20% भी नहीं लगता। तो फिर ये स्टेटमेंट जो आपकी स्क्रीन के सामने है, W इज इक्वल टू Q, पागल बना रही है क्या हमें ये स्टेटमेंट? नहीं, पागल तो नहीं बना रही। देखो इतने बड़े साइंटिस्ट ने कॉन्सेप्ट दिया है, तो प्योर पागल तो नहीं बना सकता, घुमा फिरा के तो पागल बना सकता है। ठीक है ना, तो इसने घुमाया फिरा है कैसे पता है, ऊपर एक वर्ड यूज कर रखा, देखो स्क्रीन पे,
एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब भाई टेम्परेचर को कांस्टेंट कैसे रख सकते हैं हम? अगर हीट सप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो चेंज होगा, थोड़ा बहुत तो चेंज होगा ना, तो थोड़ा बहुत चेंज होगा, तो ये कॉन्सेप्ट आपका एप्लीकेबल नहीं है। यानी कि इस कॉन्सेप्ट को चैलेंज करने के लिए फिर कोई बहुत ही अच्छे ज्ञानी से आदमी आगे आए और उनका नाम था क्लॉसियस। क्लॉसियस ने जो इक्वेशन दी वो इक्वेशन एक्चुअल में क्या कहती थी? कहती थी कि अगर आप हीट सप्लाई करते हो ना किसी सिस्टम को, मान लीजिए आपने DQ हीट सप्लाई करी, थोड़ी सी हीट सप्लाई करी सिस्टम को, तो उसने सिस्टम के पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर दिया और प्लस कुछ ना कुछ क्या हुआ? वर्क हुआ, प्लस कुछ ना कुछ वर्क। भाई आपने कहा कि DQ इज द heat supplied to the system. This is heat supplied to the system. Heat supplied to the system. To the system. Heat supplied to the system. ठीक है, ये आपके पास हीट सप्लाइड है। तो DU क्या है? DU है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी किसकी? पार्टिकल्स की। किसकी पार्टिकल? सिस्टम की पार्टिकल। इंटरनल एनर्जी और प्लस DW का मतलब है यहां पे कुछ वर्क हुआ है। दिस इज वर्क डन, दिस इज वर्क डन, ठीक है ना। वर्क डन किसके ऊपर? ऑन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम। ओके, ठीक है ना। वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क बोल सकते हैं आप इसको, एक्सटर्नल वर्क बोलो तब अच्छा लगेगा ज्यादा। एक्सटर्नल वर्क, एक्सटर्नल वर्क। यानी कि बच्चा लोग देखो, सीधी सीधी सी बात मैं बताऊं कि अब क्लॉसियस की जो बात थी ना वो बड़ी अच्छी बात लगी, सभी को अच्छी लगी, मेरे को नहीं लगी, सभी को अच्छी लगी कि उसने ना ये बात नहीं करी जूल की तरह प्योर कि हाँ जी आपने जितनी हीट सप्लाई करी है वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हो रही है। नहीं, उसने कहा यार थोड़ी है ना इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में भी लग रही है। तो लोगों ने उसको बड़ा ही सराहा, कहा कि देखो ये होती है समझदारी वाली बातें, ठीक है। तो हमने भी फिर लोगों के पीछे पीछे बातें करनी थी, हम कहाँ अलग थोड़ी ना हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने भी कहा है यार बड़ी बढ़िया इक्वेशन दी है तूने और तेरी इक्वेशन को हम अलग से लिख के, तो उसने कहा कि इट्स माय प्लेजर। तो फिर हमने DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW लिख दिया। ओके बच्चों, अब देखो हमने क्या कहा कि ये जो है DQ का मतलब क्या होता है? स्मॉल चेंज। D को क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल। तो दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। अब मेरी एक बात बड़ी ध्यान से सुनना बच्चा, कि वर्क डन को हम क्या लिखते होते हैं? आप सभी को पता है कि वर्क डन को अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म में देखना चाहूं तो दिस इज वर्क डन इज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय क्या? वॉल्यूम। प्रेशर को अगर मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास आएगा वर्क। क्लियर? मेरे पास क्या आएगा? वर्क आएगा। ये बात सभी को क्लियर है? बिल्कुल। अगर आप इसके डायमेंशन चेक करके देख लो ना, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, और वॉल्यूम क्या होता है? एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। एरिया से एरिया, फोर्स इनटू लेंथ। फोर्स इनटू लेंथ के डायमेंशन किसके होते हैं? ऑफ कोर्स वर्क के होते हैं, ठीक है। तो यानी कि क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि प्रेशर कांस्टेंट रख लूं, इफ आई टेक प्रेशर कांस्टेंट देन DW कैन बी इक्वल टू PdV। हाँ भाई हो सकता है। अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट रख लूं, वॉल्यूम में चेंज करूं, इन दैट सिचुएशन वर्क डन विल बी PdV। तो इस वैल्यू को अगर मैं यहां पर रखूं तो फिर मेरे पास DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW की जगह PdV कॉन्सेप्ट भी आ सकता है। अच्छा जी, अब देखो बच्चा, प्रोसेसेस तो बहुत सारी होती हैं हमारी नेचर के अंदर। हमारे नेचर में साइक्लिक प्रोसेस भी होती हैं। साइक्लिक का मतलब होता है जहां से स्टार्ट होते हैं वहीं पे आगे हम, ठीक है, जहां से शुरू होते हैं वहीं पे आगे खत्म करते होते हैं, साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। अगर देखो सुनो, मान लो आप स्कूल से, मतलब घर से स्कूल आए, चल के आए हो आप, समझ रहे हो, ठीक है। तो देखो बच्चा, अगर चल के आए हो तो आपके अंदर इंटरनल एनर्जी है उसकी हेल्प से आए होगे, है ना, मस्कुलर एनर्जी की हेल्प से आए होगे। ऑफ कोर्स आपके पास एनर्जी थी, उस एनर्जी की हेल्प से आप आए स्कूल में। अच्छा जी, अब स्कूल में आ गया, आपकी एनर्जी होगी 0। तो आप बताओ मेरे को, घर वापस जा सकते हो क्या आप? बिल्कुल भी नहीं जा सकते ना। या जा सकते हो? कोई है ऐसा जो उड़ के चला जाएगा? नहीं है, कोई भी नहीं है ऐसा, ठीक है। अगर इंटरनल एनर्जी नहीं है तो वो वापस नहीं जा सकता, ठीक है। यानी कि जितनी एनर्जी आपको आने के लिए चाहिए थी उतनी एनर्जी जाने के लिए भी चाहिए।
ठीक है, यानी कि आपकी इंटरनल एनर्जी क्या रहती है उस सिचुएशन में, कांस्टेंट। आपका घर से स्कूल आना और स्कूल से वापस जाना साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है ना, जहां से आए थे वहीं वापस चले जाते हो, ठीक है, फिर इतने पैसे क्यों लगाते हो, ठीक है, चलो ये बात तो अलग है, अब आप लगाते हो तो लगाते हो, ठीक है, लेकिन आजकल कहाँ लगा रहे हो है ना। देखो सुनो, हमने क्या कहा, हमने कहा कि मेरे को एक साइक्लिक प्रोसेस चाहिए, फॉर साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, बच्चा लोग साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है भाई, साइक्लिक प्रोसेस में आपके अंदर की जो एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, दैट शुड बी कांस्टेंट, यानी कि यू शुड बी कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होनी चाहिए। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है हमेशा, जीरो, दैट इज डी यू इज इक्वल टू जीरो। कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो होता है, तो डी यू जीरो हो गया, इसका मतलब क्या है, ऊपर वाली इक्वेशन से देखो कि डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू था, तो डी डब्ल्यू आपका जीरो, सॉरी डी यू जीरो हो गया, तो डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, यानी कि कॉन्सेप्ट फिर जूल महाराज वाला आ गया कि क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, यानी कि जितना हीट आपको सप्लाई किया गया है वो सारा का सारा किसमें कन्वर्ट हुआ है, वर्क में कन्वर्ट हुआ है, एक बार फिर से, ठीक है। अच्छा ईशान, चलो बहुत बढ़िया बात है। अब आपने क्या कहा कि फिर से जूल, जूल ने जो बात खत्म करी थी उस बात पे फिर आके हम अटक गए हैं, और हमने क्या कह दिया कि जितनी हीट हमने सप्लाई करी है वो सारी की सारी हीट किस में कन्वर्ट हुई है, वर्क में कन्वर्ट हुई है। साइक्लिक प्रोसेस में जितनी हीट आप सप्लाई करोगे वो सारी की सारी हीट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, ये तो साइक्लिक प्रोसेस की बात है भाई, मैंने प्रोसेस तो और भी बहुत सारी पढ़ी है, अब नाम भी बता दो क्या क्या पढ़ा है आपने। मैंने एडियाबैटिक पढ़ा है, तो चलो एडियाबैटिक की बात करते हैं। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, अब एडियाबैटिक प्रोसेस क्या कहती है, जब भी मेरे को एडियाबैटिक प्रोसेस दिखती है ना, मेरे को घर वाला चाय वाला थर्मस दिख जाता है। अब चाय का थर्मस क्या करता होता है, उसमें गरम गरम चाय डाल ली हमने, 2 घंटे के बाद निकाल रहे हैं वो गर्मा गर्म ही निकल रही है। अब चाय के थर्मस को देख के मैं कहता हूं कि भाई तू ना तो हीट को अंदर आने देती, ना अंदर से बाहर जाने देती। थर्मस को कहता हूं मैं ये बात कि ना तो तू हीट को अंदर आने देती और ना तू बाहर जाने देती, यानी कि हीट को जैसा है वैसा का वैसा ही रखती होती है, हीट कांस्टेंट है, ठीक है ना बच्चा। अगर हीट कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, तो क्यू कांस्टेंट किस सिचुएशन में होगा, क्यू कांस्टेंट अगर होगा, सिचुएशन तो एडियाबैटिक है ना, हाँ जी, क्यू कांस्टेंट है तो डी क्यू उसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, जीरो, यानी कि चेंज इन हीट दैट मस्ट बी जीरो। इफ डी क्यू बिकम्स इक्वल टू जीरो, फर्स्ट इक्वेशन से देखो, डी यू प्लस डी डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू जीरो, दैट इज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू। अरे ये क्या हो गया भाई कि वर्क डन इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसमें पता है क्या गड़बड़ हुई है कि जो वर्क हुआ है ना वो पार्टिकल्स ने खुद कर लिया। अब खुद वर्क किया है तो इंटरनल एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, दैट्स व्हाई वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द नेगेटिव साइन, है ना, मेरी बात समझ गए कि हेयर वर्क इज डन बाय गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, वर्क इज डन बाय गैस मॉलिक्यूल्स, सो द वर्क डन इज नेगेटिव, और इंटरनल एनर्जी इज नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब डिक्रीज कर रही है इंटरनल एनर्जी, ठीक है भाई, आपकी ये बात भी मान ली। अच्छा जी, हमने प्रोसेस और भी देखी है, अब रुकने वाले तो हो नहीं आप लोग, देखो जब स्टार्ट हो जाते हो फिर रुकते नहीं हो, तो नहीं रुकने वाले हो तो भाई क्या करें, अब आपकी बातों का जवाब तो देना पड़ेगा ना। तो अब है आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करूं तो फिर कैसी सिचुएशन होगी आपके सामने, आइसोथर्मल प्रोसेस की आप बात कर रहे हैं मेरे सामने, यानी कि आइसोथर्मल वो प्रोसेस होती है जिनमें टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरनल एनर्जी, सो वी कैन से इंटरनल एनर्जी इज कांस्टेंट, सो इसका डेरिवेटिव du क्या होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो है, ये क्या हो गया भाई,
कि टेम्परेचर कांस्टेंट, तो du इज इक्वल टू 0, तो du अगर 0 हो गया तो dq किसके इक्वल आ गया, फिर से dq इज इक्वल टू dw। ऐसा कहाँ हुआ था, ऐसा साइक्लिक प्रोसेस में भी हुआ था, यानी कि q इज अगेन इक्वल टू w, यानी इसने जूल की बात को फिर सही साबित कर दिया। हम लगे थे कि जूल की बात को गलत साबित कर दें, अब ये लोग तो पीछे पड़ गए, बार बार वही वही इक्वेशन लेके आ रहे हैं हमारे सामने, ठीक है ना, ये अच्छी बात नहीं है इनकी। खैर जो भी बातें हो रही हैं बहुत ही बढ़िया हो रही हैं। अब देखो एक प्रोसेस और भी है मेरे पास, फॉर आइसो कॉरिक ले लेते हैं, बैरिक का तो कोई फायदा नहीं होगा, कॉरिक प्रोसेस, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। कोरिक में क्या करते हैं भाई, कोरिक में होती है जी वॉल्यूम कांस्टेंट, v कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम होती है जी कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चा पार्टी, 0। अब dv को कहां रखें, यहां रख देते हैं dw की जगह। आपको पता है ना कि dq इज इक्वल टू du प्लस dw की जगह रख रहा हूं मैं pdv, यानी कि dq इज इक्वल टू du, यानी कि जितनी हीट आपने सप्लाई करी है वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी को क्या कर रही है, इंक्रीज। यहां इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज, और यहां इंटरनल एनर्जी क्या हो रही थी, डिक्रीज। जहां मैंने अब देखो, अब मैंने येलो किया जिसको, यहां इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई थी, डिक्रीज कहां होती है, एक्सपेंशन में, और यहाँ पे क्या हुआ है फिर, कंप्रेशन। ठीक है, फिर कोई बात नहीं, मान लेते हैं आपकी बात कि यहाँ पे जितनी हीट आपने सप्लाई करी है वो सारी की सारी हीट किसने यूटिलाइज कर ली, वो इस सिस्टम के पार्टिकल्स ने उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया, और उनकी इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है ना भाई, तो उनकी इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब देखो बच्चा, आपको पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कुछ एक ड्रॉबैक्स थे, या कुछ एक उसकी लिमिटेशंस थी। उनकी लिमिटेशन एक तो ये थी कि वो चेंज नहीं बताता था किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, ठीक है, ये आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं देगा कि चेंज किस डायरेक्शन में होगा। और क्वांटम ऑफ एनर्जी की बात तो कतई नहीं करता। क्वांटम ऑफ एनर्जी का क्या मतलब होता है, आपको पता है बच्चा कि क्वांटम ऑफ एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी एग्जिस्ट इन द क्वांटाइज्ड स्टेट। क्वांटाइज्ड स्टेट का मतलब होता है कि हमारी नेचर में हर एक ऑब्जेक्ट को, हर एक पार्टिकल को अलग एनर्जी चाहिए, सेम एनर्जी नहीं चाहिए। आप एक थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, पता कैसे, जैसे कि हमने मान लो ब्लैक कपड़े पहन रखे हैं, है ना, और हम धूप में जाकर खड़े होते हैं, हमें गर्मी बड़ी ज्यादा लगेगी। इसी की जगह अगर हमने व्हाइट कलर के कपड़े पहन रखे हैं तो हमें गर्मी थोड़ी कम फील होती है, ठीक है ना, होता है ऐसा, एक्चुअल में ये बात है, क्योंकि ब्लैक कलर जो है ना वो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और व्हाइट कलर कम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ब्लैक ब्लैक क्यों दिखता है, क्योंकि वो कोई कलर रिफ्लेक्ट होने ही नहीं देता, एब्जॉर्ब कर जाता है 98% लाइट को। ठीक है, 2% कोई कलर रिफ्लेक्ट नहीं होता, दैट्स व्हाई इट अपीयर्स ब्लैक। ये आपको पता है ना सभी बच्चों को कि ब्लैक ब्लैक क्यों दिखता है, क्योंकि वो कोई कलर को रिफ्लेक्ट नहीं होने देता। हमें कोई भी चीज जब दिखती है ना तो रिफ्लेक्शन से दिखती होती है, और वो कोई रिफ्लेक्ट ही नहीं होने देगा तो क्या दिखेगा, ब्लैक। अब आपको स्क्रीन कैसी दिख रही है, स्क्रीन कैसी दिख रही है आपको, बोर्ड में कैसा बनाता हूँ आपके लिए, ब्लैक बोर्ड बनाता हूँ, ठीक है। तो ब्लैक आपको दिखता होता है तो इसका मतलब है ये कोई कलर आपकी स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट नहीं होने दे रहा है ना बच्चा पार्टी, ठीक है ना। तो आप मेरी बात समझ सकते हैं कि हमारी नेचर में हर एक ऑब्जेक्ट अलग अलग एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है या फिर रेडिएट करता है। एक एनर्जी को अब्सॉर्ब या रेडिएट नहीं करता। आप कह दो कि सर जी E इज इक्वल टू 3h न्यू, ये एनर्जी ले लो सर सभी के लिए, E इज इक्वल टू 3h न्यू, ऐसा पॉसिबल है, नहीं है। हो सकता है कोई इससे भी ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब कर जाए, हो सकता है कोई इससे भी कम एनर्जी अब्सॉर्ब कर जाए, यानी कि एनर्जी एग्जिस्ट इन द क्वांटाइज्ड स्टेट, दैट इज ट्रू फॉर ऑल द स्टेट्स, चाहे आप सॉलिड की बात करो, चाहे आप लिक्विड की बात करो, चाहे आप गैसेस की बात करो, ठीक है। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी की तो बात बिल्कुल भी नहीं करता था। अब बच्चा बात आती है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस की। देखो ये जनरल बात है जिसकी मैं बात करने वाला हूं। रिवर्सिबल का क्या मतलब होता है, रिवर्सिबल का मतलब होता है कि जहां से शुरू हुए वहीं पे खत्म कर दें, ठीक है। यानी कि कोई प्रोसेस हुई फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में वापस आ जाती है, ठीक है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें बड़े सारे चेंजेस हुए, बड़े सारे चेंजेस होने के बाद वो इनिशियल पोजीशन पे वापस आ गया, उसको आप बोलते हो रिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे कि एग्जांपल, स्प्रिंग स्प्रिंग लिया, खींचा, लेंथ इंक्रीज हो गई, छोड़ दो, छोड़ते ही वापस एज इट इज हो गया।
रबड़ खींचा, लेंथ इंक्रीज हुई, छोड़ दो एज इट इज। कैसी प्रोसेस है? रिवर्सिबल। साउंड वेव जब ट्रेवल करती है, पार्टिकल्स का नेचर कैसा होता है? पार्टिकल्स वहां पे जैसे हम साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूं मैं, तो क्या होता है? पार्टिकल्स भागे भागे जाते हैं आगे, कंप्रेशन रेयरफेक्शन हो जाता है, और जैसे ही वो आगे जाते हैं वैसे ही वो वापस आ जाते हैं। वो क्या है? रिवर्सिबल। ठीक है, यानी कि ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई है वो रिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल की क्या बात होती है? जैसे कि इरिवर्सिबल प्रोसेस कैसी होती है? वो जैसे हुई थी वैसे वापस नहीं होती। मतलब जैसे कि मैंने गाड़ी के ब्रेक लगाए, फ्रिक्शन हुआ, ठीक है, तो क्या वो फ्रिक्शन वापस से हो जाएगा? उसकी एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी क्या? हो जाएगी? ऐसा हो जाता है? कोई किसी ने ऐड सुनी है ऐसी कि एक ऐसी गाड़ी बनाई है इंडिया में मारुति वालों ने जो उस एनर्जी को यूज करती है, उसकी पिकअप बड़ी तगड़ी हो जाती है? क्या कोई बच्चा बता सकता है? ऐसी जो हीट एनर्जी जो इंड्यूस हुई थी उसको, जितने मतलब हमने चला रखा था फिफ्थ गियर में गाड़ी को, गाड़ी के पास पूरी ताकत थी, एकदम से ब्रेक लेना पड़ गया। अब गाड़ी है ना, बहुत सारी गाड़ियां उठती नहीं है, फिर गियर छोटे करने पड़ते हैं। एक ऐसी गाड़ी है जो फिर उसकी पिकअप और भी अच्छी होती है। ऐसी कोई गाड़ी है? सर्च करना आज, ठीक है, गूगल पे सर्च करना ऐसी गाड़ी है क्या। ठीक है, इंडिया में बनाई, इंडिया में तो क्या बोलेंगे उसको, खैर अगर एक मैसेज आया मेरे पास, मैं देख लेता हूँ ऐसी गाड़ी है कोई। मुझे पता है तुम पंजाब वाले रेंज रोवर से कम मत, अरे मारुति सुजुकी 800 सेकंड हैंड, अरे ये कब लेने लगी इतना पिकअप? बेवकूफ लड़के, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी नहीं यार। वैसे मैंने मारुति देखा ना, तो पता है मारुति की गाड़ी है वो, ठीक है, मारुति की सियाज है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो सियाज की प्रॉपर्टी की उसका पिकअप है ना बड़ा ही तगड़ा है, तो उसमें ना हीट जो जनरेट होती है उसको कहीं ना कहीं, ठीक है कहीं ना कहीं उसको यूज किया गया है। ठीक है, आप देखना उसके स्पेसिफिकेशंस पढ़ना, ठीक है, फिर बताना मेरे को। चलो इसको छोड़ते हैं इस बात को, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करी है, ठीक है। तो इरिवर्सिबल में मैंने आपको हीट जो प्रोड्यूस होती है फ्रिक्शन के कारण, करंट के कारण जो प्रोड्यूस होती है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, और जो हीट का ट्रांसफर होता है रेडिएशन की हेल्प से, ठीक है ना, उसको भी हमने इसी कैटेगरी के अंदर रखा है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने इस चैप्टर के सबसे धमाकेदार कॉन्सेप्ट पे। उस धमाकेदार कॉन्सेप्ट का नाम है कार्नोट इंजन। देखो बच्चा, हम कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे, ये चीजें काफी सिंपल थी जहां तक हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करा है। हालांकि इसमें मेल्टिंग पॉइंट के बारे में मैंने बात नहीं करी, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात नहीं करी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जुड़ के, तो वो बातें भी मैं करूंगा, बट पहले मैं आपके लिए लेके आया हूँ कार्नोट का साइकिल और कार्नोट का इंजन। कार्नोट का इंजन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है प्योर, ठीक है, इसका डेली लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत लेना देना है, लेकिन वहां पे इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो प्योरली अप्लाई नहीं होते, ठीक है ना। यहाँ वहां पे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो प्योर अप्लाई नहीं होते, ठीक है ना भाई। अब देखो कैसे अप्लाई होते हैं, फिर चलो कैसे हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, वो सारी की सारी बातें हमें अब पढ़नी है। चलो जी, बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपके कॉन्सेप्ट को कर देता हूँ स्टार्ट, और वो मेरा कॉन्सेप्ट है जी कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन, ठीक है, मेरा कॉन्सेप्ट है जी कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन को मुझे एक्सप्लेन करके चलना है। देखो जी मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा। पहली बात, कार्नोट ने जो काम किया वो रिवर्सिबल इंजन के लिए काम करा, तो मतलब इसको ना आप रिवर्सिबल इंजन भी बोल सकते हो। आप कह सकते हो कि दिस इज रिवर्सिबल सर, रिवर्सिबल इंजन है ये, है ना। अच्छा जी, एक बात, एक तो है जी रिवर्सिबल इंजन। अच्छा जी, दूसरी बात, ये 4 प्रोसेस के साथ डील करता है, मतलब 4 प्रोसेसेस से होकर पास होता है, और ये चारों के चारों प्रोसेसेस क्या क्या हैं, मैं आपको एक बार इनका ब्रीफ दे देता हूं, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि इसके 4 के 4 स्टेप्स स्टार्ट होते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन से। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। अब देखो भाई कैसे हम बात करते हैं। हमने पहली जो बात करी है वो बात करी है आइसोथर्मल एक्सपेंशन से। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, ठीक है।
और दूसरी हमने जो बात करी है वो है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। दूसरी हमने जो बात करी है वो है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तीसरी हमने जो बात करी है यहाँ पे वो बात करी है आइसोथर्मल कंप्रेशन। कंप्रेशन ये 4 साइकिल्स से पास होता है और वो चारों के चारों साइकिल्स कैसे हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या करते हैं, उनका अच्छा रोल माना जाता है, रिवर्सिबल प्रोसेसेस में काम होता है इनका। और लास्ट है हमारी एडियाबैटिक कंप्रेशन। कंप्रेशन ठीक है ना, लास्ट साइकिल हमारी रहेगी। फर्स्ट हमारे पास साइकिल है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, सेकंड है हमारे पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन, थर्ड हमारी रहेगी आइसोथर्मल कंप्रेशन और फोर्थ हमारी रहेगी एडियाबैटिक कंप्रेशन। इसकी कंस्ट्रक्शन में मैं आपको बता दूं कि सिलेंडर लगा होगा। सिलेंडर जैसे कि आप होली के दिन पिचकारी से रंग भरते हो और वो चलाते हो, वही पिचकारी है अब आपके पास, ठीक है। उसका बेस जो है वो कंडक्टिंग है, जो हीट कंडक्ट करता है उसका बेस, ठीक है। उसकी वॉल्स कंडक्ट नहीं करती, ठीक है। और पिस्टन कैसा है, फ्रिक्शन लेस है, ठीक है ना, फ्रिक्शन लेस है, स्मूथ है बिल्कुल, यानी कि वहां पे एक्स्ट्रा कोई फोर्स आपको नहीं लगानी पड़ेगी, ठीक है। आपने एक सोर्स लेना है, एक आपने सिंक लेना है। सोर्स आपका हाई टेम्परेचर पे काम करेगा और सिंक आपका लो टेम्परेचर पे काम करेगा, ठीक है। अब इंसुलेटिंग स्टैंड यहां पे किस लिए लिया जाएगा, जहां पे भी इंसुलेटिंग स्टैंड लिया जाए आप समझ लेना ये सिलेंडर को इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा, किस लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। अब स्टार्ट करते हैं बच्चा लोग इसकी वर्किंग, कैसे हमें इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करना है। पहली बात तो ये डायग्राम पूरा कवर करेगा भाई, ये पूरा पेज कवर करेगा, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर पेज कवर करेगा तो कर लेगा, ठीक है, लेकिन हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, हमने क्या करना है कि वैसे तो जो आपको डायग्राम पढ़ना था वो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच पढ़ना था, ठीक है। लेकिन तीनों के बीच तो हम प्रेजेंटेशन उसकी दे नहीं सकते, क्योंकि मैं 2 डायमेंशन में काम करके आपको दिखा सकता हूँ, 3 डायमेंशन में मैं आपको काम करके नहीं बता सकता, ठीक है। ये देखो जी, एक मिनट, ये लो जी, हम प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच हमें ग्राफ ड्रॉ करना था, ठीक है। ये देखो भाई बच्चा लोग, ये हमने वॉल्यूम एक्सेस ले ली, ये हमने प्रेशर एक्सेस ले ली, ठीक है। ये हमने प्रेशर एक्सेस ली है और ये हमने लिया है वॉल्यूम एक्सेस, वॉल्यूम एक्सेस, ठीक है। ओके, ये हमने प्रेशर लिया है और ये हमने लिया है जी वॉल्यूम, ठीक है, ये वॉल्यूम वाला, ठीक है। अब देखो बच्चा लोग, हमें जो प्रोसेस लेनी है यहाँ पे वो साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब जहां से स्टार्ट होगी ना वहीं पे खत्म भी करना है उसको, साइक्लिक है। एक बात उसकी रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस है। अच्छा जी, कोई बात नहीं, बड़ी बातें बता दी आपने, ये बातें याद कैसे रखेंगे हम। ये लो जी, ये मैं आपके सामने ऐसी प्रोसेस लेके आया हूं, ये लीजिए बच्चा पार्टी, ये यहां से स्टार्ट होगी भाई ए से, ठीक है। ए से लेकर हम बी तक जाएंगे, बी से लेकर हम सी तक जाएंगे, सी से लेकर हम डी तक जाएंगे और डी से लेकर हम ए तक जाएंगे, ठीक है ना। और ए के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर होगा उसको हम मानेंगे P1, V1 और टेम्परेचर आपका T1। बी की कॉरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर प्रेशर बनेगा, देखो पहला आपको लेना आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। दूसरा जो प्रोसेस लेना है वो लेना है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तीसरा जो आपको लेना है सी से डी तक, वो आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है। और चौथा जो आपको लेना है वो है एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है ना। कंप्रेशन मतलब डी से लेकर ए। बी पे प्रेशर बन जाएगा जी P2,
वॉल्यूम हो जाएगा जी V2, लेकिन टेम्परेचर रहेगा जी कांस्टेंट, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। C पे आगे एडियाबैटिक है तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। C पे आगे प्रेशर हो जाता है P3, वॉल्यूम हो जाता है V3 और टेम्परेचर मान लो हो जाता है कितना T2। अब T1 बढ़ा होगा कि T2 बढ़ा होगा, बताओ, सोच के देखो। एक्सपेंशन हुआ है, एक्सपेंशन में गैस मॉलिक्यूल्स ने काम किया है, उनकी इंटरनल एनर्जी यूज हुई है, उनकी इंटरनल एनर्जी यूज हुई है, तो उनका टेम्परेचर क्या हुआ है, डिक्रीज। सो T2 इज लेस देन किससे, T1 से। ओके जी। अब जी आइसोथर्मल में टेम्परेचर चेंज नहीं होगा जी, तो डी पॉइंट पे पहुंच के प्रेशर हो जाएगा बच्चा पार्टी P4, वॉल्यूम हो जाएगा V4 और टेम्परेचर हो जाएगा T2 का T2 ही रहेगा, कुछ नहीं होएगा। ठीक है, आइसोथर्मल है ना प्रोसेस। अच्छा जी, अच्छा, ठीक है। और D से A एडियाबैटिक कंप्रेशन, इसमें प्रेशर P4 से P1 बन जाएगा, वॉल्यूम V4 से V1 और T2 से टेम्परेचर हो जाएगा जी। इंक्रीज कंप्रेशन में इंक्रीज होता है टेम्परेचर, ठीक है, तो टेम्परेचर हो जाएगा बच्चा पार्टी इंक्रीज। अब पहली प्रोसेस में आ जाइए, आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात कर रहा है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन की अगर बात कर रहा है तो आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर एक्सपेंशन हो तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। और टेम्परेचर को हमें क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए किसका सहारा लेना पड़ेगा, किसका सहारा लेना पड़ेगा, सोर्स का सहारा लेना पड़ेगा। ये हमने लगा दिया यहाँ पे एक सोर्स विच एक्ट्स एट हायर टेम्परेचर, ठीक है ना। सोर्स जो हमेशा किस पे एक्ट करेगा, हाई टेम्परेचर पे एक्ट करेगा। ये हमने फिट कर दिया पिस्टन, यहाँ फिट कर रहे हैं, अब दिख रहा है आपको, ये देखिए, ठीक है ना, ये हमने फिट कर दिया यहाँ पे पिस्टन। देखो बच्चा लोग, हमने सोर्स का सहारा लेना है। सोर्स always acts at higher temperature and temperature here is T1 and we have to move from A to B। हमें A से लेकर B तक जाना है, ठीक है ना, A से लेकर B तक जाना है, ठीक है। तो यानी कि आपके सामने यहां से चलना है और यहां पे आना है, ठीक है ना भाई, यहां से चलना है और यहां पे आना है। मतलब अब देखो पिस्टन दिख रहा है ना आपको, पिस्टन को आपने बाहर निकाला है कि नहीं निकाला, ठीक है, आप देख लो आपने पिस्टन को कहां से कहां तक एक्सपेंशन हुई है कि नहीं हुई। यहाँ पे प्रेशर था P1, वॉल्यूम थी V1, अब आप यहाँ पे आ चुके हो, पिस्टन आपने बाहर निकाल दिया, एक्सपेंशन हुई है, प्रेशर हो गया P2, वॉल्यूम हो गया V2। आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर तो T1 का T1 ही रहेगा दोनों सिचुएशन। अब सोर्स का सहारा क्यों लिया, ताकि टेम्परेचर आपका मेंटेन रहे T1 का T1, है ना। अब दूसरा प्रोसेस आपको आगे क्या दिख रहा है, आपको प्रोसेस आगे दिख रहा है कि सर जी एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एडियाबैटिक के लिए मेरे को इंसुलेटिंग स्टैंड लेना पड़ेगा। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए इंसुलेटिंग स्टैंड लेना पड़ेगा, तो ये मैं इंसुलेटिंग स्टैंड ले रहा हूँ, ये लो, ठीक है भाई, ये देखो ये मेरा इंसुलेटिंग स्टैंड है, जो हीट को ना अंदर आने देगा ना बाहर जाने देगा, इंसुलेटिंग स्टैंड है जी, ठीक है। अब देखो बच्चा, अब हमें पिस्टन बनाने हैं यहाँ पे, ये देखो जी, इसी तरह से जैसे में हमने पहले पिस्टन्स बनाए थे वैसे ही हम पिस्टन बनाते हैं। ये देखो भाई बच्चा पार्टी, अब हम जहां से चले हैं वहां से एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको। कहां से चले हम, बी से चले हैं, तो यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये देखो। और कहां पे गए हैं हम, सी पे गए हैं हम, ये लो जी, ये आपका फाइनल डेस्टिनेशन, ठीक है। तो कहां से चले हो वो नाम लिखते जाओ, जहां से चले हो वो है P2 V2 और टेम्परेचर T1, और पहुंच गए हो कहां पे, वहां पे जहां पे प्रेशर है P3, वॉल्यूम है V3 और टेम्परेचर है कितना T2, टेम्परेचर है कितना T2। और ये आपके सामने क्या है, ये है इंसुलेटिंग स्टैंड, इंसुलेटिंग स्टैंड, ठीक है ना। ये आपके सामने क्या है, इंसुलेटिंग स्टैंड है, ठीक है, जहां प्रेशर P2 V2 T1 से P3 V3 और T2 हो चुका है। क्या बच्चा पार्टी हम वर्क डन भी निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी स्टेप है बच्चा, ठीक है। पहला हमारा कहां से कहां तक मूवमेंट हुई है, हमारी A से लेकर B तक मूवमेंट हुई है। आप देखो कैसी प्रोसेस है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। आपको पता है कि वर्क डन हम कैसे निकाल सकते हैं, वर्क डन हम ऐसे निकाल सकते हैं PdV वाले फॉर्मूले से, प्रेशर इनटू वॉल्यूम से वर्क डन निकाल सकते हैं। तो अब निकालो वर्क डन, तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कर दो, क्या PdV वॉल्यूम में चेंज कहां से कहां तक होता है, V1 से लेकर V2 तक चेंज होता है, और PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT। आप
आपको पूरे थर्मोडायनामिक्स के अंदर n इज इक्वल टू 1 लेना है, तो पीवी इज इक्वल टू क्या बनेगा बच्चा, आर टी। आपको पी की वैल्यू चाहिए तो पी की वैल्यू आ गई आर इंटू टी बाई वी। आर भी कॉन्स्टेंट, टी भी कॉन्स्टेंट, वेरिएबल कौन है, वी, ठीक है, तो वी के विद रिस्पेक्ट काम हो रहा है यहाँ पे। तो W इज इक्वल टू निकाल लीजिए, पहला वर्क डन निकाल रहे हो, लास्ट में W1 लिख दूंगा मैं। P की वैल्यू है मेरे पास आर टी बाई वी और इंटू टी वी और V1 से लेकर V2 तक। आपके सामने बाहर आया कौन, आर टी, और इंटीग्रेशन किसके साथ हुई, dv बाय v, और लिमिट्स हैं V1 से लेकर V2 तक, ठीक है। तो वर्क डन आपका पहला जो वर्क डन बना है, पहला वर्क डन किसके इक्वल आया, W1, W1 आया है dv बाई v का इंटीग्रेशन याद रखना बच्चा लोग, ठीक है, dv बाय v का इंटीग्रेशन याद रखना, ये इंटीग्रेशन होगा किसके बराबर, log ऑफ v के बराबर, और लिमिट्स हैं आपके सामने V1 से लेकर V2 तक, ठीक है। तो लिमिट पुट करने का तरीका क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आर टी लॉग ऑफ V2 माइनस लॉग ऑफ V1, ठीक है ना, log a माइनस log b, तो ये आ गया आपके पास आर टी लॉग ऑफ V2 बाई V1, ठीक है ना, log ऑफ V2 बाई V1, इसका बेस क्या रहेगा, एक्सपोनेंशियल ही रहेगा। तो ये आपके पास पहला वर्क डन आ चुका है बच्चा लोग, आ चुका है बेटा। ये बात सभी को समझ में आई है भाई, जितने भी बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, प्लीज एक बार बता दो मेरे को, ये बातें जो मैंने कराई हैं वो क्या समझ में आपको आई है।